हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल पेपर नंबर 4 से रिलेटेड मई 2023 अटेम्प्ट के लिए आईबीसी कोड में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसका हम जिक्र करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मई 2023 से ही जो रेलिवेंट है उन्हीं की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, आरटीपी वगैरह में या अमेंडमेंट में जो पिछली कुछ अमेंडमेंट भी उन्होंने रिपीट दे रखी है वो हम पिछले अटेम्प्ट में बात कर चुके हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। एक्सक्लूसिव मई 23 के अटेम्प्ट वाली हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आप पढ़ते हैं कि भैया सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन कौन देता है। हम सेक्शन 7 में एंड 9 में पढ़ के आते हैं, फाइनेंशियल क्राइटर एंड ऑपरेशनल क्राइटर एप्लीकेशन देते हैं एनसीएलटी के पास। तो उसी से रिलेटेड रूल नंबर 4 है, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एडजुडिकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स 2016। तो कहता है जो एप्लीकेंट है शेल सर्व ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द registered office of the corporate debtor and to the board by what registered post या speed post or by hand or by electronic modes before filing to the adjudicating authority। That means आपने क्या करना है कि जैसे आप एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल करते हो तो आपने एक कॉपी कॉर्पोरेट डेटर के रजिस्टर्ड ऑफिस में देनी है, दूसरा ऑब्वियसली आपने बोर्ड को भी देनी है। कैसे देनी है उसके 4 तरीके बताए गए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। और ध्यान दीजिए कब देनी है, यह एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास फाइल करने से पहले आपने करना है। तो ये एक हिस्सा आप इंसर्ट कर लीजिएगा, जहां आपने सेक्शन 7 एंड 9 लिखा उसके एंड में एड ऑन कर लीजिएगा इसे। देर आफ्टर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 24 के अंदर मीटिंग्स ऑफ सीओसी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब उसके अंदर क्या चेंज है, दरअसल नवंबर 2022 के अटेम्प्ट के लिए भी चेंज आया था, उसके बाद उसी में एक हल्का सा चेंज है। जैसे दरअसल अमेंडमेंट है इसकी रेगुलेशन नंबर 18 में कि मीटिंग कब करवानी है, रेगुलेशन नंबर 18। और ये देखिए पहले ही क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूट हुआ था कि ये सब्स्टिट्यूट हुआ था 9/2/2022 को सब्स्टिट्यूशन हुआ था कि मीटिंग कैसे करवानी, जहां पे ये 3 क्लॉजेस रेगुलेशन नंबर 18 में इंसर्ट की गई थी। जहां पे सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या कहती है, आरपी में कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द सीओसी जब उसे ठीक लगता है, मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जब उसे ठीक लगे वो तब मीटिंग बुलवा सकता है। नंबर 2, वो मीटिंग फिर कब बुलवा सकता है, अब की बार है जब उसको रिक्वेस्ट आती है, किसकी आती है, मेंबर्स ऑफ कमेटी की आती है। और ये मेंबर्स ऑफ कमेटी कितने होने चाहिए, जिनके पास कम से कम 33% वोटिंग राइट हो। अगर उनकी रिक्वेस्ट आती है तो उनके कहने पे अगर इसे ठीक लगे तो ये मीटिंग बुलवा सकता है। अब हुआ क्या, इस रेगुलेशन में ही एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की गई है। यह है एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होती है 16 सितंबर 2022 को, मतलब जो हमारे लिए अमेंडमेंट वाला पोर्शन है एक्चुअल में ये वाला है। कि एक्सप्लेनेशन क्या है, कहता फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन 2 इट इज क्लैरिफाइड दैट मीटिंग या मीटिंग्स में बी कन्वीन्ड अंडर दिस सब रेगुलेशन टिल, कहता आप मीटिंग कब तक बुलवा सकते हो। तो यहां पे 2 बातें कहेगी, टिल एक जब तक आपका रेजोल्यूशन प्लान ना अप्रूव हो जाए सेक्शन 31 में, और सेकंड क्या है, सेकेंड है जब तक लिक्विडेशन का ऑर्डर ना पास हो जाए अंडर सेक्शन नंबर 33। या तो कहता है आपका प्लान ना अप्रूव हो जाए 31 में, या लिक्विडेशन का ऑर्डर ना आ जाए 33 तक, तो आप मीटिंग बुलवा सकते हैं। एंड डिसाइड ऑन मैटर्स विच डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बिफोर एए। और मीटिंग बुलवाइए और डिसाइड कीजिए किसी भी मैटर के ऊपर, लेकिन जिसका कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, डू नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान जो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो ये है अमेंडमेंट हमारे लिए। और तीसरी सब रेगुलेशन जो कि पहले ही आ चुकी है, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि मेन ये हिस्सा था, बट फिर भी ये सारा बता रहा हूं। आरपी में प्लेस अ प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सीओसी इन ए मीटिंग इफ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी एंड शेल प्लेस द प्रपोजल इफ द सेम इज मेड बाय मेंबर्स ऑफ कमिटी रिप्रेजेंटिंग 33% ऑफ वोटिंग राइट्स। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा सब रेगुलेशन 2 में, सीओसी के मेंबर 33% वोटिंग राइट हो तो अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहता कि आरपी में प्लेस अ प्रपोजल जो उसे मेंबर से मिला है, अगर उसे ठीक लगता है और इसे प्लेस करे किसके आगे, सीओसी की मीटिंग के आगे, लेकिन कम से कम उनके पास 33% वोटिंग राइट्स के द्वारा ही अगर मेंबर्स ने उसे दिया है।
इसके बाद सेक्शन नंबर 34 में हम डील करते हैं कि लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, जहां हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही लिक्विडेटर बन सकता है, राइट। कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो चाहे CIRP में था या PPIRP में था, उसी को हम बना देंगे। अब अमेंडमेंट कहां है? अमेंडमेंट भैया यहां रेगुलेशन, ये रेगुलेशन नंबर 5 सब रेगुलेशन 2 में है। कहता इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शेल, पहले ये होता था टाइम पीरियड 3 दिन। कहता इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शेल पहले होता था 3 दिन, अब ये चेंज करके बेटा क्या कर दिया गया है, ये कर दिया गया है 7 डेज। बस ये ध्यान रखना है। ऑफिस अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर, तो जैसे ही RP लिक्विडेटर बना है उसे इंटीमेट करना है बोर्ड को अपनी अपॉइंटमेंट के 7 दिन के भीतर। यहां पहले होता था 3 दिन का समय। लास्ट अमेंडमेंट सेक्शन 39 से रिलेटेड, जहां हम पढ़ते हैं वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, कि जो लिक्विडेटर है वो क्लेम्स को वेरीफाई करेगा। किसी भी क्रेडिटर ने दिए हैं, एनी क्रेडिटर और CD और एनी अदर पर्सन के उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस वगैरह पेश करे। तो 10 साल हम पढ़ा करते थे इसे रेड विद रेगुलेशन नंबर 30, इसमें चेंज है। तो रेगुलेशन 30 में हम क्या पढ़ते थे कि लिक्विडेटर इन्हें वेरीफाई करेगा 30 दिन के भीतर, जो भी लास्ट डेट थी वेरीफाई करने के लिए 30 दिन हम पढ़ा करते थे। अब हुआ क्या, इसमें एक प्रोविजो इंसर्ट कर दी गई है, यह है चेंज कि लिक्विडेटर शेल ऑल्सो वेरीफाई, कि वो वेरीफाई करेगा उन क्लेम्स को भी जो कोलेटेड हुए हैं, कलेक्ट एंड कंबाइन किए हैं ड्यूरिंग CIRP प्रोसेस बट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। मतलब कहता वो भी क्लेम जो आपको CIRP के दौरान आए थे लेकिन नहीं आए थे ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस, तो लिक्विडेशन वाले नहीं, CIRP वाले क्लेम्स को भी ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। समय देखिए वही है 30 दिन फ्रॉम द लास्ट डेट जो भी आपने स्पेसिफाई की थी लिक्विडेशन प्रोसेस में कि भेज दीजिए, चाहे उन्हें एडमिट करे या क्या करे, रिजेक्ट। मतलब मेन पॉइंट सिर्फ क्या सिर्फ वो क्लेम नहीं जो लिक्विडेशन प्रोसेस में आए, बल्कि जो पहले CIRP में भी आए थे उनको भी ये वेरीफाई करेगा। तो ये थी यहाँ पे 3 अमेंडमेंट्स IBC की। थैंक यू।